नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये छठे सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं, 5 यूनिट्स हैं उसमें। तो आज हम रिसेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग 5वें नंबर का यूनिट है, उसमें पढ़ेंगे, जो 12 मार्क का होता है। वैसे आपको मालूम है ये हमारा जो पूरे कोर्स का आउटलाइन है, कितने घंटे पढ़ना है और आपकी जो थियरी एग्जाम होती है उसमें कितने मार्क्स का पूछा जाता है और कौन से लेवल का पूछा जाता है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाया गया है। फिर भी ये हम जो 5वां यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें फिर से आपको ध्यान में आना चाहिए, इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुल जो 5 घंटे हम पढ़ेंगे या पढ़ते हैं उसमें से 12 मार्क का आपका एवेल्यूएशन होगा। कुल 70 मार्क का 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 12 मार्क का ये इसमें एग्जाम में पूछते हैं। इस बार आपकी ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप की होने वाली है और 56 मार्क की होगी, आपको घर पे बैठ के देनी है। तो इसमें भी परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 12 के बदले आपको 8 मार्क का क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5वें यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स होंगे? रिसेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कुल मिला के इसमें 6 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड फॉर कैड कैम, टाइप्स एंड एप्लीकेशन। हम जानते हैं कंप्यूटर डिजाइनिंग होता है और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग होता है। उन दोनों के बीच में कुछ हमें बातचीत कराने का जरिया या मेथड ढूंढनी जरूरी है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो वो स्टैंडर्ड कौन से हैं कि जिसकी मदद से हम कैड और कैम का इंटीग्रेशन कर सकें, उसके प्रकार और उसकी उपयोगिता ही हमें देखनी है, उसका बहुत डिटेलिंग नहीं करना। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है एडेप्टिव कंट्रोल। बेसिकली ये अभी आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी इसको रिसेंट ट्रेंड बोला जाता है, क्योंकि एडेप्टिव कंट्रोल से भी आगे वाला कंट्रोल जो स्मार्ट कंट्रोल बोलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में वो आ चुका है। तो एडेप्टिव कंट्रोल अभी ये सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए है। इससे भी आगे की एडवांस चीज रिसेंट ट्रेंड में आ चुकी है, लेकिन सिलेबस हमारा थोड़ा पुराना है, उसको रिवाइज करने की जरूरत है और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि एडेप्टिव कंट्रोल के बदले हम स्मार्ट कंट्रोल यहाँ आपको पढ़ाएं। लेकिन आज ये सत्र में हम उसको बदल नहीं पाए हैं। तो एडेप्टिव कंट्रोल की जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, उसके ब्लॉक डायग्राम से वो सब हमको पढ़ने होते हैं। और ये भी चीज़ है कि ये पढ़ेंगे तो कोई गैर फायदा नहीं है। मार्केट में नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इससे भी एडवांस लेवल का कंट्रोल आ चुका है एडेप्टिव से भी आगे, तो वो भी पढ़ना है। इसके बाद है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरा सब्जेक्ट ही आता है, उसमें ही एक ये टाइप है फ्लेक्सिबल। जैसे रिजिड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी होती है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम का कंसेप्ट क्या है, कैसे वो बना, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसके हर एक एलिमेंट के फंक्शन क्या है, एफएमएस का लेआउट कैसा बनता है, उसमें उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और एफएमएस कौन सी प्रोडक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम रिसेंट ट्रेंड्स इन कैम में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो चौथा, पांचवा, छठा टॉपिक है, ये है एक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? तो हम जानते हैं कि रॉ मटेरियल में से फिनिश प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचे, इसे बनाने की प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनती है। और उसमें हम पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उस बिजनेस मॉडल में सभी जगह हम कंप्यूटर लगा दे तो कैसा रहेगा, तो उसको ध्यान में रख के CIM हमें कुछ गाइडलाइंस देता है। तो उसकी कंसेप्ट, डेफिनेशन, उसमें कौन से एरिया आते हैं और उसके फायदे क्या है, उतना ही। सिर्फ ये सब क्या रिसेंट ट्रेंड्स के हमें उसको टच करके छोड़ दिया है, डिप्लोमा लेवल पर हम इतना ही देखते हैं। उसके बाद है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांच है और आजकल तो इसके लिए बहुत ही चर्चा भी हो रही है। माइक्रो लेवल के रोबोट से लेके मतलब जायंट साइज के रोबोट तक बन सकते हैं, इससे भाई कोई प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें जो रोबोटिक्स यहाँ ये सब्जेक्ट में पढ़ना है, सिर्फ वो एकदम बेसिक लेवल का पढ़ना है। रोबोटिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है, उसमें जो टर्मिनोलॉजी, उसकी शरीर की रचना होती है, जैसे हमें हाथ, पांव और सर होता है और पेट होता है, ठीक इस तरह से इसकी क्या क्या भाग होते हैं,
और कितने प्रकार से वो काम कर सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, वो रोबोटिक्स में इतना पढ़ना है। और लास्ट में जो है रैपिड प्रोटोटाइपिंग या RP, वो क्या है और उसके उपयोग क्या है वो पढ़ना है। ज़्यादा लोग यही समझते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब 3D प्रिंटिंग, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का 3D में मॉडल बनाना वो सिर्फ 3D प्रिंटिंग से होता है ऐसा नहीं है, और भी तरीके हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो आइए इसमें से कुछ हम शुरू करते हैं। तो अभी हम 5.6 RP मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये इंटरनेट के माध्यम में जो मटेरियल उपलब्ध होता है उसमें से कुछ कलेक्शन करके कुछ लोग बनाते हैं, उसी का कॉपी करके मैंने ये स्लाइड बनाए हुए हैं। तो इसलिए मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये लोग जो मेहनत करते हैं, कौन मेहनत करते हैं हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो करता है, और बिना थैंक यू कहे उनका मटेरियल यूज़ करना वो भी अच्छा नहीं है। तो जिसने भी बनाया उसको थैंक यू कह के मैं हमारे विद्यार्थियों, सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के विद्यार्थियों को ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम जो पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, वो क्या है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग की जाती है, और रैपिड प्रोटोटाइपिंग की क्या उपयोगिता है, उसके क्या फायदे हैं, और संभवतः उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। नीचे कुछ सैंपल्स दिखाएंगे हैं। ये कुछ जो कुछ भी देख रहे हैं आप नीचे, मोबाइल का जो बक्सा देख रहे हैं, या कुछ हेडफोन देख रहे हैं, या कुछ हड्डियों का सैंपल भी देख लेंगे, या कोई रिंग देखेंगे, तो ये सब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की मदद से जो मॉडल बनता है उस मॉडल से द्वारा बनाया जाता है, और बाद में उनमें कुछ प्रॉपर्टी डाल के उसकी कोई फाइल बना के रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से उसको डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है। एक बात बताऊं कि समझो कि आपको 25 ग्राम का कोई छोटा सा मेटल का पीस बनाना है, तो उनके लिए जो प्रक्रिया होती है, तो कभी कभी ऐसा माना जाता है कि 25 ग्राम के मेटल के एक पीस को बनाने के लिए हम दूसरा मिनिमम 50 ग्राम का वेस्ट क्रिएट करते हैं 25 ग्राम के एक पीस के लिए। और समझो इसे हम 1000 पीस बना रहे हैं तो कितना वेस्ट जनरेट होगा। तो जो भी मटेरियल हमें नेचर में से मिलता है उसमें से और में से निकाल के हम जो उसके बिलेट बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं, और उसमें से जो कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं, उसमें हम मशीनिंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, उसमें मटेरियल का वेस्ट निकलता है। वो ऑलमोस्ट 50% पूरी प्रोसेस में मिला के होता है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि आपको जितना मटेरियल चाहे उससे 2% ही ज़्यादा, जो 25 ग्राम आपका पीस का वेट है, तो 25 ग्राम के वेट के लिए टोटल 27 ग्राम मटेरियल यूज होगा। 2 ग्राम है वो वेस्ट जाएगा, 25 ग्राम है वो आपके प्रोडक्ट में चला जाएगा। मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली जो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है या ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की जो बात आ रही है, उसमें ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग कुछ सपोर्ट दे सकता है, ऐसा माना जाता है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, तो इसकी एक व्याख्या इसे कुछ दी गई है, इसमें बताऊं। फैमिली ऑफ फैब्रिकेशन प्रोसेसेस, मतलब एक किसी भी वस्तु को फैब्रिकेट या बनाने की एक प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया की एक पूरी परिवार है, फैमिली मतलब। तो मेक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप इन मिनिमम लीड टाइम बेस्ड ऑन कैड मॉडल ऑफ द आइटम। मतलब जब भी हम कोई भी कैड का मॉडल बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तो हमें उसके लिए टूल का सेटअप करना पड़ता है। उसके लिए रॉ मटेरियल का साइज नक्की करके उसको परचेस करके तैयार करना पड़ता है, उसको लोड करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो उसके लिए जो टाइम जाता है उसको लीड टाइम कहा जाता है। तो जो भी प्रोसेस ऐसी फैब्रिकेशन प्रोसेस है जिसमें ऐसी कोई सेटअप टाइम की जरूरत नहीं है, आपका एक सेटअप रेडी है, कोई भी मॉडल आया कैड का, आपने उसको साथ इंटरफेस कर दिया, सीधा वो मॉडल बना ही देगा। ऐसी जो प्रोसेस है उसको रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मशीनिंग क्या है, कैन रिक्वायर सिग्निफिकेंट लीड टाइम, सेवरल वीक्स, कभी कभी सप्ताह लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं। मतलब कितना कैसा पार्ट है, कितना कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भी क्या है कि हमारा जो
रॉ मटेरियल है उसमें हमें ऑर्डर देने में तकलीफ होती है। जैसे अभी हमें मालूम है कि कोविड के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए तो अमेरिका वाला बोल देंगे मैं नहीं दूंगा, बाद में बोलता है दूंगा, तो ऑर्डरिंग में भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है। तो आरपी क्या होता है? आरपी अलाउस अ पार्ट टू बी मेड इन आवर्स और डेज गिवन दैट कंप्यूटर मॉडल ऑफ द पार्ट हैज बीन जनरेटेड ऑन कैड सिस्टम। अगर कैड सिस्टम के आप कैड सिस्टम में आपने अगर 3D मॉडल में उसका पार्ट बना के रखा है तो आरपी उसका मॉडल घंटों में या दिनों में बना देगा। तो उसमें दो कैटेगरीज है, एक मटेरियल रिमूवल आरपी, एक मटेरियल एडिशन आरपी। आप बोलेंगे कि सर आपने तो अभी बताया था कि उसमें तो मटेरियल रिमूव होता नहीं है, लेकिन मटेरियल रिमूवल कैसे होगा और एडिशन कैसे होगा उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग है। अभी मटेरियल रिमूविंग आरपी में है मशीनिंग करना है यूजिंग डेडिकेटेड सीएनसी मशीनिंग दैट हैज अवेलेबल टू द डिजाइन डिपार्टमेंट ऑन शॉर्ट नोटिस। स्टार्टिंग मटेरियल इज ऑफन वैक्स, easy to machine and can be melted and resolidifies. The CNC machines are often small called desktop machining. मतलब इसमें मटेरियल रिमूव करते हैं, वैक्स में करते हैं, तो बोल देंगे सर ये इसमें तो हमें क्या काम आएगा, हमें तो मेटल का बनाना था। एक चीज़ ये भी है कि हर एक चीज़ जो आरपी में बनती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, स्ट्रेंथ वाली नहीं होती है, जो कोई बहुत हैवी लोड ले सके। आरपी में कौन सी मटेरियल बनेगी, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, मटेरियल नहीं, उसके बारे में भी कुछ बात बाद में करेंगे। लेकिन ये प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप मतलब जैसा है वैसा वहां दिखाना है। तो एक मटेरियल रिमूवल आरपी में क्या होता है कि हम वैक्स का पीस रखते हैं, उसके हिसाब से वहां मशीनिंग हो जाता है और बाद में उसको हम देख सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही सिंपल डिजाइन के जो जॉब होते हैं उनके लिए है। दूसरा है मटेरियल एडिशन आरपी, मतलब इसमें मटेरियल ऐड करना होता है। जैसे हम दिवाली में रंगोली बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं और बाद में एक के बाद एक लेयर बनाते जाते हैं तो पैटर्न बनती है। तो हम क्या करते हैं, मटेरियल ऐड करते हैं किसी भी जगह पे। सब मटेरियल अलग अलग जगह पे होता है और इसको एक जगह पे धीरे धीरे हमारी स्किल के हिसाब से ऐड करते जाते हैं और वो बनता जाता है। लेकिन वो 2D में होता है, इसकी किसी तरह 3D में भी बन सकता है। एक लेयर बनाओ, दूसरा रंगोली बनाओ, तीसरा रंगोली बनाओ और उसको चिपका जाओ एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो पूरा एक पैटर्न बन जाएगा 3D में। और वो 3D पैटर्न है वो मटेरियल एडिशन रैपिड प्रोटोटाइपिंग गिना जाएगा। मतलब एड लेयर ऑफ मटेरियल वन एट ए टाइम टू बिल्ड द सॉलिड पार्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब सबसे पहले नीचे का लेयर बनेगा, उसके बाद ऊपर का लेयर बनेगा, एक के बाद एक लेयर बनते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग मटेरियल्स इन मटेरियल एडिशन आरपी, अब मटेरियल कौन सा होगा तो ये सब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिक्विड मोनोमर है, पाउडर आता है, कुछ सॉलिड शीट्स आती हैं, ये सब जो है वो मतलब उसके लिए एक के बाद एक रखते जाना है। और एडिशनल मेथड में क्या है कि इन एडिशन टू स्टार्टिंग द मटेरियल द वेरियस मटेरियल एडिशन आरपी टेक्नोलॉजीज यूज डिफरेंट मेथड ऑफ बिल्डिंग एंड एडिंग लेयर टू क्रिएट द सॉलिड पार्ट। मतलब मटेरियल ऐड करना है तो हर एक अपने अपने तरीके से ऐड करेंगे, सेम तरीके से करेंगे ऐसा नहीं है। जैसे हम जब खाना खाने बैठते हैं तो कुछ चीज चम्मच से खाते हैं, कुछ कांटे से खाते हैं, कुछ हाथ से खाते हैं, कुछ हाथ से सीधा पी ही लेते हैं, स्ट्रॉ से पीते हैं। तो बेसिकली हमें खाना खाना होता है लेकिन उसके टूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें भी आरपी में जो मटेरियल ऐड करना होता है, लेयर क्रिएट करना होता है, वो मटेरियल डिफरेंट मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एंड एडिंग लेयर वो यूज करेगा एडिशनल मेथड। तो क्या है वो हम थोड़े वीडियो में भी देखेंगे। छोटा सा वीडियो देख लेते हैं और बाद में उसके स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में अभ्यास करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि समझिए कंप्यूटर पे कोई मॉडल बनाया है, समझिए कैड का मॉडल बना दिया हमने। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में सबसे आप बेसिक चीज की आवश्यकता यही है कि आप एक मॉडल बनाएं। कैड का मॉडल बनाने के बाद आपके पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग की मशीन होनी चाहिए। तो किसी भी टेक्नोलॉजी की हो सकती है, लेकिन हम यहाँ सिंपल एक एनिमेशन देख रहे हैं जिसमें हमारा मशीन है, उसके साथ हमें इंटरफेस कराना है। तो उनका एक हम USB से या किसी भी प्रकार से हम इंटरफेस दे देंगे
तो ये जो हमारा पार्ट का मॉडल है उसका वो इंटरप्रिटेशन करके यहाँ तक पहुँचा देगा। और बाद में जो ये बहुत ही झाड़ा वाला स्टार है उसको कितने लेयर में बनाना है उसके लेयर बनाएगा, सोच इसको डिवाइड कर देगा। उसके हिसाब से वो समझो इसने 6-7 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला लेयर बनेगा, बाद में दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, और सब लेयर एक के बाद एक चिपकते जाएंगे। तो कैड मॉडल को ऐसे हम लेयर्स में तोड़ना है, स्लाइस करना है, जैसे हम आलू की वेफर बनाते हैं और वेफर को बाद में हम तल के खा जाते हैं। लेकिन समझिए कि आपको वेफर में से आलू बनाने तो क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले वेफर बनाएं और बाद में उसको चिपका दें। लेकिन सर वेफर कहाँ से बनाएंगे, तो ये हमें यहाँ वेफर बनानी नहीं है। हमने मॉडल जो बनाया है प्रोटोटाइप उसको वेफर बनाना है, लेकिन वो वेफर रैपिड प्रोटोटाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दे। तो ये मॉडल भी हमने सही में तो बनाया नहीं है और वेफर भी हमको बनाना नहीं है, मतलब वो वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल क्या है, तो रॉ मटेरियल में जो पाउडर होगा अभी जब लेयर बन गए हैं तो अलग अलग लेयर सीधा वहां से यहाँ बनते जाएंगे। तो कौन से मटेरियल से, कौन सी टेक्नोलॉजी से बनेंगे, कैसे उसका पाउडर स्प्रे होगा या कुछ बनेगा। तो यहाँ एक रोल होता है, उसको बाद में उसको प्रेस कर देगा, सबसे ऊपर से कुछ स्प्रे हो रहा है। तो एक के बाद एक चीज ऐसी है। तो हमारा जो सॉलिड मॉडल है उसको कन्वर्ट कर दिया है वेफर में। वेफर के जो टाइप है उसके हिसाब से वहां से स्प्रे हो जा रहा है। स्प्रे होने के बाद वहां जो होता है वो बन जाने के बाद वो कमांड देता है कि मेरा स्प्रेइंग खत्म हो गया वो लेयर का, तो लेयर क्लियर है, तो वो रोल है वो इसको पास कर देगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीचे तैयार होकर रेडी हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में जो है ये भी एक रोल है, राइट साइड है वहां भी एक रोल है, आप देख रहे हैं। तो ये प्लास्टिक का जो है एक के बाद एक वो प्लास्टिक का रोल प्लेन था, उसमें से कुछ कटिंग करके वो जो बना रहा है वो नीचे जा रहा है कटिंग होके, और जो स्क्रैप है वो साइड में दूसरे रोल में वाइंड हो रहा है। मानता हूँ आप समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन जितनी भी वेफर्स है उसके हिसाब से वो वेफर्स हर एक में प्रिंट होगी। तो सिंपल शीट है उसके ऊपर ही हो रही है और बाद में वो कट हो रहा है। कट होने के बाद फिर से नया रोल का पोर्शन आ जाएगा, उसके ऊपर वो मशीनिंग करेगा। ये आपका पार्ट जो मॉडल, तो रैपिड प्रोटोटाइप में जनरल मैंने आइडिया दिया कि कैड मॉडल बनता है, उसका वेफर बनाना है। वेफर बनाने के बाद उसके हिसाब से उसको एक एक वेफर को मैन्युफैक्चर करके सभी वेफर को हमें चिपका देनी है और हमारा पार्ट बना देना है। कितना इफेक्टिव है वो उसकी मर्यादाएं होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उससे स्टेप्स देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आपको कैड आना चाहिए। मॉडल द कंपोनेंट ऑन ए कैड सिस्टम टू डिफाइन इट्स एनक्लोज्ड वॉल्यूम, मतलब उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा भी है वैसा ही वो कैड का मॉडल होना चाहिए। बाद में टेसेलेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मॉडल, द कैड मॉडल इज कन्वर्टेड इनटू द कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट दैट अप्रोक्सीमेट्स इट्स सरफेस बाय फैसेट्स, ट्रायंगल और पॉलीगॉन। मतलब ये टेसेलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशन है, उसके हिसाब से हमारा पूरे मॉडल है उसको सरफेस में कन्वर्ट करेगा ताकि वो खुद उसको समझ सके। हम तो सिर्फ उसके बाहर के शेप से समझते हैं, हम उसको सर्कल है या उसकी रेडियस है, उसकी डायमीटर है, उसकी डेप्थ है, उसकी लेंथ है, उसके हिसाब से मेजर करते हैं, उसके कर्वेचर से हम समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर को समझना है तो उसके हिसाब से उसको अपने फॉर्मेट में कुछ उसका एल्गोरिदम बना के डेटा रखना होगा। तो ज़्यादातर वो ट्रायंगल या पॉलीगॉन में बनाता है। बाद में ये जो बन गया है मॉडल, उसके बाद वो स्लाइसिंग करेगा मॉडल इनटू लेयर्स। मतलब ज्योमेट्रिक मॉडल हमें बनाना है, टेसेलेशन कंप्यूटर खुद करेगा, उसका भी एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उनमें हमें यह मॉडल को सेंड कर देना है,
उसके बाद वो स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग है वो भी हॉरिजॉन्टल लेयर्स में ही करना है, वर्टिकल लेयर में नहीं करना है, क्योंकि हमारा मशीन हॉरिजॉन्टल लेयर में ही मशीन करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन की इफेक्ट नहीं आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल में इक्वल आएगी, इसलिए हमारी स्लाइसिंग हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तो वो भी कंप्यूटर कर देगा। जैसे समझो ये एक मॉडल है पूरा, एक कप है, हम पानी पीने का ग्लास का हैंडल है, उसका हैंडल बार है और कप है, तो उसका कोई एक स्लाइस है तो एक हॉरिजॉन्टल कैसा रहेगा, तो ऐसा रहेगा। तो यहाँ साइड में आप देखेंगे तो ऐसा एक मशीनिंग करना है छोटा सा। तो सॉलिड मॉडल से लेयर में गए। अभी ये तो जनरल आइडिया होगा। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी टेक्नोलॉजीज में देखेंगे। देयर आर वेरियस वेज टू क्लासीफाई द आरपी टेक्निक। एग्जाम में पूछते हैं तो कैसी होती है, तो आरपी टेक्निक 3 प्रकार की है, एक लिक्विड बेस है, एक सॉलिड बेस है और एक पाउडर बेस है। और भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए 3 काफी। स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा रहेगा, तो या लिक्विड रहेगा या सॉलिड रहेगा या पाउडर, लेकिन ये बेस है। अभी भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिंगल मटेरियल में से ही हो रहा है, मल्टीपल मटेरियल में से करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है। टेक्नोलॉजी होगी लेकिन अभी मैं भी इतना समझ नहीं पाया हूँ। समझो कि स्टार्टिंग मटेरियल लिक्विड बेस है, तो उसमें क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग मटेरियल लिक्विड होता है और उसमें स्टीरियोलिथोग्राफी आती है, सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग आती है और ड्रॉपलेट डिपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ये 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि आरपी 3 प्रकार की है, लिक्विड बेस, सॉलिड बेस और पाउडर बेस। उसमें से लिक्विड बेस है, उसमें 3 प्रकार की मेथड दी है, स्टीरियोलिथोग्राफी, सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग और ड्रॉपलेट डिपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से तीनों समझने की जरूरत नहीं है, मैं स्टीरियोलिथोग्राफी क्या है उसका एक वीडियो दिखाता हूं, उससे समझते हैं। ऐसा एक बंद मशीन होता है जिसमें लिक्विड बेस होता है। अब देखिए जरा, इंटरनेट पे सब सुविधा होती है, उसका सॉलिडिफिकेशन बाद में कर देते हैं। आप देख रहे हैं उसका कंटेनर है, सॉलिड मॉडल बनाया है, ये सॉलिड, इसमें लिक्विड डाल रहे हैं, उसका लेवल उसमें बाद में ये रख दिया उसने। ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जो बाद में मॉडल आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, तो उसको बाद में बाहर लेके इसको ट्रिमिंग करना पड़ता है। तो सिंपल उसने ग्लास का फूल बना दिया, ग्लास देख रहे हैं आप, स्टीरियोलिथोग्राफी से बने हुए प्रोडक्ट हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं कैसे होते हैं, नॉर्मल टूट जाते हैं, लेकिन स्टीरियोलिथोग्राफी वाले टूटते नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, टूटते नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो नटशेल में आप वो ज़्यादा भी देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं वीडियो में, यूट्यूब में जाके। तुमने स्टीरियोलिथोग्राफी अभी देखी, उसमें क्या प्रोसेस होती है, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेटिंग ए सॉलिड प्लास्टिक पार्ट आउट ऑफ द फोटोसेंसिटिव लिक्विड पॉलीमर। हमें लिक्विड में से ही करें, लेकिन ये लिक्विड कैसा है, फोटोसेंसिटिव है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश आएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उसमें लेजर बीम हमें डायरेक्ट डालना है, तो वो पॉलीमर को सॉलिडिफाई कर देगा। तो पार्ट फैब्रिकेशन इज accomplished as a series of layer. Each layer is added onto previous layer to a gradual build the 3D geometry. एक एक लेयर के ऊपर, तो टेसेलेशन हमारे मॉडल का किया हुआ है, उसके हिसाब से लेयर वो सब अपना जो ये पॉलीमर है उसको सॉलिडिफाई करेगा, उसी एरिया में वो लेजर से हीट जनरेट करेगा।
मतलब ये सबसे 1988 में सबसे पहले आई थी और बाद में काफ़ी अलग अलग जगह पे हो रही है। ये सब ठीक है, लिख सकते हैं आप एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ भी सकते हैं कि भाई क्या है, कब शुरू हुई थी, 1988 में आरपी टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, ये सब कुछ लिख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन बेसिकली स्टीरियोलिथोग्राफी को स्टीरियो एसटी, लिथोग्राफी का मतलब एल, इसलिए उसका नाम एसटी है। टी का कुछ दूसरा मतलब नहीं है, पूरा एसटी का मतलब स्टीरियो। जैसे हमने वो वीडियो देखा ही था, लेकिन यहाँ एक बार फिर से देख रहे थे कि उसमें एक एलिवेटर होता है, हमने देखा था, वो धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाता है और उसकी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हम उसको मूव करा सकते हैं। जो भी पार्ट मैन्युफैक्चर करना है वो पार्ट में लेज़र हमें डालना है, तो लेज़र है वो एक्स वाई डायरेक्शन में मूव करता रहता है और जेड डायरेक्शन में हमें वो जो बेस है, प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को नीचे ले जाना है। तो धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, एक लेयर बनने के बाद थोड़ा नीचे जाएगा, एक लेयर बनने के बाद थोड़ा नीचे जाएगा, तो एक एक लेयर वो सिंटरिंग करेगा। तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस इनिशियल लेयर इज एडेड टू द प्लेटफॉर्म, आफ्टर सेवरल लेयर हैव बीन एडेड सो दैट द पार्ट ज्योमेट्री ग्रेजुअली टेक्स फॉर्म। तो पूरा हो जाएगा और बाद में उसको धीरे से हम लेजर बंद कर देंगे और जो लीड स्क्रू है एलिवेटर का वो घुमाएंगे तो पूरा बाहर आएगा, उसको बाहर निकाल के जितना भी अनवांटेड पर्सन जो सिंटरिंग अगर हो गया है तो उसको कट कर देंगे और हमारा जॉब क्लियर है। वो अनवांटेड जॉब भी कम से कम प्रोड्यूस हो और वो भी ऑटोमेटिक कटिंग हो जाए, उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं काम। लेकिन आप घर पे भी ऐसा कुछ छोटा मोटा यूनिट गवर्नमेंट से परमिशन लेके बनाए तो कुछ चीजें बन सकती हैं। स्टीरियोलिथोग्राफी में इस प्रकार से हमारा छोटा छोटा जो मॉडल होता है प्लास्टिक बेस वाला वो बन सकता है। लेजर के लिए एक्स वाई मोशन और प्लेटफॉर्म के लिए जेड मोशन। सब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, जितने लेयर है उतना लेयर वो सिंटरिंग हो जाएगा। सिंटरिंग खत्म होने के बाद वो लीड स्क्रू से हम प्लेटफॉर्म ऊपर लाएंगे और बाद में वो बन जाएंगे। इसके बाद जो कुछ आगे हैं वो हम बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।